अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वेलकम टू द सलमान अकेडमी। वी आर ट्राइंग टू मेक एजुकेशन इजियर। तो दोस्तों, आज जिस शख्स के बारे में हम या इंग्लिश लिटरेचर से जिस शख्स के बारे में हम स्टडी करने जा रहे हैं उसके बारे में आपको कुछ चीज़ें इंटरेस्टिंग बताता चलूँ। दोस्तों, वो इंसान पैदा होता है 7 अप्रैल 1770 में कोकरमाउथ लेक डिस्ट्रिक्ट इंग्लैंड के अंदर। दोस्तों, ही वॉज अ रोमांटिक पोइट। साथ ही साथ दोस्तों, आपको बताता चलूं कि ये फादर ऑफ रोमांटिक पोइट्री भी है। इनको पोइट ऑफ मैनकाइंड भी कहा जाता है, इनको पोइट ऑफ विलेज लाइफ भी कहा जाता है, इनको पोइट ऑफ चाइल्डहुड भी कहा जाता है। साथ ही साथ दोस्तों, आपको बताते चलूं, जॉन कैबल ने इनको पोइट ऑफ ह्यूमैनिटी भी कहा। साथ ही साथ दोस्तों, यही वो इंसान है जिसको पोइट ऑफ नेचर भी कहा जाता है। दोस्तों, इस इंसान ने एक ड्रामा लिखने की भी कोशिश की, लेकिन उस ड्रामे को थिएटर में परफॉर्म करने के लिए मैनेजर ने ही मना कर दिया, डिनाई कर दिया, और वो ड्रामा थिएटर में परफॉर्म नहीं हो सका। इन्होंने एक बड़ा वर्स्ट किस्म का ड्रामा लिखा था। साथ ही साथ दोस्तों, ये वो इंसान है जिसने इंग्लिश लिटरेचर के अंदर रोमांटिसिज्म का स्टार्टर भी हम इसको कह सकते हैं। इनकी लाइफ को जो सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस किया था वो फ्रेंच रेवोल्यूशन ने किया था। इन्होंने डिफरेंट जगहों को विजिट किया, जिसके अंदर फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इटली और जर्मनी भी शामिल है, ताकि ये वहाँ की नेचर को और उसकी ब्यूटी को जान सकें। दोस्तों, इनकी जो बेस्ट फ्रेंड थी वो इनकी अपनी सिस्टर थी। वो कौन है, क्या है, हम इसके बारे में आगे मजीद डिस्कस करेंगे। और इनका सेकंड जो बेस्ट फ्रेंड है वो है जनाब एस टी कॉलरिज। साथ ही साथ दोस्तों, आपको बताता चलूं कि इन्होंने एस टी कॉलरिज के साथ मिलकर एक एक्सपेरिमेंट भी किया था जो कि बहुत सक्सेसफुल हुआ। साथ ही साथ दोस्तों, इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में आपको बताता चलूं कि जब ये फ्रांस गए थे तो वहां पे एक इनकी गर्लफ्रेंड बन गई थी, जिससे इनको मोहब्बत हुई, और उस गर्लफ्रेंड से इनको एक बेटी भी पैदा हुई। लेकिन इनको फ्रांस से वापस आना पड़ा ड्यू टू फाइनेंशियल प्रॉब्लम। और वापस जब ये इंग्लैंड आ गए तो इन्होंने फिर अपने एक स्कूल की फ्रेंड के साथ शादी कर ली थी, और उससे 5 बच्चे फिर इनके बाद में हुए। यही वो इंसान है दोस्तों के जिसने अपनी ऑटोबायोग्राफी खुद लिखी। 14 बुक्स के ऊपर अपनी पूरी कंप्लीट ऑटोबायोग्राफी लिखी, और इनकी डेथ के बाद इनकी वाइफ ने उसको पब्लिश करवाया। दोस्तों, ये इंसान इंग्लैंड का पोइट लोरिएट भी बना 1843 के अंदर। साथ ही साथ दोस्तों, आपको बताता चलूं कि ये इंसान इस दुनिया फानी से 23 अप्रैल 1850 के अंदर 80 साल की उम्र में इस दुनिया फानी से चला गया, रुखसत हो गया। और इसको इंग्लैंड के अंदर वेस्ट मॉलैंड के अंदर इसको जो है ब्रीड कर दिया गया। तो दोस्तों, ये इंसान कौन है? तो जितना कुछ मैंने आपको बताया ये सब एक ही इंसान के बारे में, और उस इंसान का नाम है विलियम वर्ड्सवर्थ। दोस्तों, ही वॉज बोर्न इन 7 अप्रैल 1770 कोकरमाउथ लेक डिस्ट्रिक्ट इंग्लैंड के अंदर पैदा हुए थे। साथ ही साथ इनकी जो 80 ईयर्स की एज में इनकी डेथ हो गई थी 23 अप्रैल 1850 के अंदर, इंग्लैंड के अंदर ही। दोस्तों, विलियम वर्ड्सवर्थ को फादर ऑफ रोमांटिक पोइट भी कहा जाता है। तो आपको विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में बताते चलूं कि ये 7 अप्रैल 1770 को कोकरमाउथ के अंदर लेक डिस्ट्रिक्ट में इंग्लैंड के अंदर पैदा होते हैं। इनके फादर का नाम जो है वो जॉन वर्ड्सवर्थ होता है, और इनकी मदर का नाम जो है वो एन कॉक्सन होता है। हाँ, साथ ही साथ दोस्तों, आपको बताता चलूँ कि स्टार्टिंग डेज के अंदर इनकी मदर जो है वो इनको टीच कर रही होती है, और साथ ही साथ एक ये छोटा स्कूल जो है ट्रिनी स्कूल एक कोकरमाउथ के अंदर होता है, ये उसी को अटेंड करते हैं। फिर उसके बाद एक ये पेनरिथ स्कूल के अंदर, जो कि अपर क्लास फैमिलीज के लिए स्कूल बना होता है, वहाँ पे ये अपनी मजीद एजुकेशन हासिल करते हैं। और साथ ही साथ आपको दोस्तों बताना चलूँगी, इसी दौरान जो है इनकी जो फ्रेंडशिप होती है वो अपनी सिस्टर के साथ ही होती है, जिसका नाम होता है डोरोथी वर्ड्सवर्थ के साथ हो जाती है। वो भी एक पेशे से बात करें तो एक बाय प्रोफेशन वो भी एक पोइट ही होती हैं, और इनकी दोस्ती उनके साथ बहुत पक्की होती चली जाती है। बट दोस्तों, अनफॉर्चुनेटली फिर एयर आता है 1778, जब वर्ड्सवर्थ की मदर की जो है वो डेथ हो जाती है। और इनके फादर जो है इनको हार्कशेट ग्रामर स्कूल के अंदर भेज देते हैं, जो कि कैम्ब्रिया के अंदर होता है। और इनकी सिस्टर जो कि डोरोटी होती है उनको अपने रिलेटिव्स के पास यॉर्कशायर में भेज देते हैं। और फिर ये अपने सिस्टर को बहुत मिस करते हैं, क्योंकि इनकी एक इकलौती दोस्त होती है इनकी सिस्टर ही। और ये अपने सिस्टर से जाके आफ्टर 9 ईयर्स के बाद ये अपने सिस्टर से जाके दोबारा मिल पाते हैं। देन दोस्तों, एयर आता है 1787,
जब विलियम वर्ड्सवर्थ जो है वो एस.टी. जॉन्स कॉलेज कैम्ब्रिज के अंदर जो है वो बीए की डिग्री हासिल करते हैं और ये 1791 में अपनी बीए की डिग्री वहाँ से हासिल कर लेते हैं और फिर ये अपनी बहन के साथ जो है घूमने के लिए यूरोप, स्विट्जरलैंड, फ्रांस और इटली विजिट करने के लिए चले जाते हैं। तो दोस्तों एक इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि जब नवंबर 1791 आता है तो विलियम वर्ड्सवर्थ जो है वो फ्रांस विजिट करने के लिए जाते हैं और उस टाइम जो है फ्रांस के अंदर रेवोल्यूशनरी पीरियड चल रहा होता है जो कि इनकी लाइफ को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है फ्रांस का रेवोल्यूशन। तो ये वहाँ जाके कुछ टाइम गुजारते हैं और वहाँ जब ये होते हैं तो एक फ्रेंच वुमेन के साथ ही इनकी मोहब्बत जो है वो हो जाती है और उसके साथ इनका रिलेशनशिप बन जाता है। इसी के साथ साथ 1792 के अंदर जो है उस फ्रेंच वुमेन से इनको एक बेटी पैदा होती है जिसका नाम ये रखते हैं एनिटी वेलन। एनिटी वेलन रखते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 1792 के अंदर क्योंकि वार का टाइम होता है और कुछ इनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी उस टाइम पे सेट नहीं होती, कुछ बहुत ज़्यादा ब्रिटेन की टेंशंस फ्रांस के साथ बढ़ चुकी होती है, रिलेशनशिप खराब हो चुके होते हैं, तो उनको वापस आना पड़ता है और ये वापस आ जाते हैं इंग्लैंड, मूव कर जाते हैं अपनी बेटी को और उस फ्रेंच वुमेन को जिनसे इन्होंने लव किया था उसको छोड़ के ये वापस आ जाते हैं। उसके बाद इनकी अपनी डॉटर से जो है वो टेलीफोनिकली कम्युनिकेशन भी होती है और ये कुछ टाइम बाद उसको पैसे भी भेजा करते थे। साथ ही साथ दोस्तों आपको बताना चलूँगा फिर एयर आता है 1802 और जब ये शादी कर लेते हैं मेरी हडसन के साथ और उस टाइम इनकी एज जो होती है वो 32 ईयर्स ओल्ड होते हैं ये। और साथ ही साथ आपको बताना चलूँ कि इस टाइम जो है इनके इस शादी से इनके जो है वो 5 बच्चे मजीद पैदा होते हैं। तो दोस्तों हम बात करते हैं कि विलियम वर्ड्सवर्थ को पोएट ऑफ नेचर क्यों कहते हैं। कुछ डिफरेंशिएट भी करते हैं इनकी पोएट ऑफ नेचर वाली थ्योरी को। तो दोस्तों विलियम वर्ड्सवर्थ और अलेक्जेंडर पॉप, अलेक्जेंडर पॉप जो थे वो भी नेचर के ऊपर पोएट्री किया करते थे, लेकिन अलेक्जेंडर पॉप की जो आइडियाज या आइडियोलॉजी थी ना नेचर को लेके वो हाइपर इंडिविजुअलिज्म पर थी। वो नेचर के अबाउट थिंक तो करते थे लेकिन जस्ट ऑब्जेक्टिवली। जबकि विलियम वर्ड्सवर्थ की अगर हम बात करें, विलियम वर्ड्सवर्थ की जो नेचर ऑफ लव थी ना वो 4 स्टेजेस पे थी। तो दोस्तों सबसे पहले ये देखते थे आउटर लुक ऑफ नेचर, जिसके अंदर कलर्स क्या हैं, ब्यूटी क्या है, जिसके अंदर इन्होंने अपनी एक पोएम की बेस्ट एग्जांपल है इनकी, उसके अंदर इन्होंने बताया है कि ये किस तरह से नेचर की बाहरी अपीयरेंस को पसंद करते हैं टाइटन अबे के अंदर। नंबर 2 इनका स्टेज जो आता है नेचर ऑफ लव के ऊपर वो है साइलेंस ऑफ नेचर। ये नेचर की खामोशी को भी बहुत पसंद करते थे। और स्टेज 3 के अंदर ये कहते हैं कि नेचर जो है वो एक लिविंग सोल है। जिस तरह आप आसमान को देखें, बादलों को देखें या आप समंदर को, दरिया को देखें, तो वो लिविंग सोल है, आपको उसके अंदर लिविंग सोल नजर आएगा। साथ ही साथ स्टेज 4 में दोस्तों ये कहते हैं कि नेचर जो है वो टीचर है मैनकाइंड के लिए। मतलब जब इंसान दुखी होता है या हील में होता है तो नेचर उसको खुशी प्रोवाइड करती है। दोस्तों इनकी जो थ्योरी थी नेचर इज अ लिविंग सोल, इसी चीज को पैंथेनिज्म भी कहा जाता है। तो इन 4 स्टेजेस की वजह से विलियम वर्ड्सवर्थ को नेचर ऑफ पोइट भी कहा जाता है। अच्छा, ऐसा नहीं है दोस्तों कि विलियम वर्ड्सवर्थ के बाद किसी और ने नेचर के ऊपर पोइट्री नहीं की। इनके बाद भी लॉर्ड बेरॉन आए, पीबी शेले आए, जॉन केट्स आए, इन सब ने भी ऑलमोस्ट नेचर के ऊपर पोइट्री की। लेकिन ये लोग जो थे ये नेचर के एडवर्स एक्सपेक्ट को भी देखा करते थे, नेचर के भयानक एक्सपेक्ट्स को भी देखा करते थे। लेकिन विलियम वर्ड्सवर्थ एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने नेचर के खराब पहलू को कभी नहीं देखा। और इसी वजह से दोस्तों विलियम वर्ड्सवर्थ की लाइफ का जो मोटिव था ना, मोटिव ऑफ लाइफ, वो एक ही था कि रिटर्न टू नेचर, नेचर की तरफ लौटो, नेचर की तरफ लौटो और सिर्फ नेचर की तरफ लौटो। साथ ही साथ दोस्तों आपको बताता चलूँ कि ये फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इटली, जर्मनी, ये सब जगह घूमने के लिए तो गए लेकिन ये नेचर को ऑब्जर्व करने के लिए गए थे बेसिकली। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे यूट्यूब चैनल को द सलमान अकेडमी इफ़ वी आर ट्राइंग टू मेक एजुकेशन ईजियर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों विलियम वर्ड्सवर्थ की पोइट्री के बारे में देखते हैं कि किस तरह से उन्होंने अपनी पोइट्री लिखी, क्या करा। तो दोस्तों ईयर आता है 1793 टू 1795 जब ये पोइट बन रहे थे। तो 1793 में दोस्तों ये अपनी फर्स्ट पब्लिश करवाते हैं एन इवनिंग वॉक एंड डेस्पेरेटिव स्केचेस
जो कि 1793 के अंदर पब्लिश होती है। और इसको राइसले क्लेवेंट के नाम से एक पब्लिशर था, वो इसको पब्लिश करता है, और पब्लिश होने के बाद विलियम वर्ड्सवर्थ को 900 पाउंड मिलते हैं। इसकी वजह से वो बहुत ज्यादा मोटिवेट हो जाते हैं 900 पाउंड जब वो अर्न करते हैं, और वो सोचते हैं कि मैंने अपना फ्यूचर अब इसी के अंदर रखना है। अच्छा, राइसली क्लेमेंट जो था ये पब्लिशर, ये इनका दोस्त तो बन जाता है, लेकिन आगे चल के इसकी डेथ हो जाती है, तो इसके लिए भी उन्होंने एक सोनेट लिखी थी, राइसली क्लेमेंट टू द ट्रिब्यूट के नाम से एक सोनेट लिखी थी, जो कि लिरिकल बैलेड इनकी एक बुक थी, उसके अंदर पब्लिश हुई थी। दोस्तों 1793 के बाद एयर आता है 2 साल के बाद 1795। 1795 में इनकी मुलाकात होती है दोस्तों एसटी कॉलरिज के साथ, और इनका एसटी कॉलरिज के साथ एक जॉइंट वेंचर क्रिएट होता है। और उस दौरान ये जर्मनी भी जाते हैं, जर्मनी भी विजिट कर रहे होते हैं, और वहीं पे एसटी कॉलरिज से भी इनकी मुलाकातें भी वहीं जर्मनी में होती है, इनकी बहन भी इनके साथ होती है। तो दोस्तों देन एयर आता है 1798, जब एसटी कॉलरिज और विलियम वर्ड्सवर्थ मिलके एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, और ये लैरिकल बैलेट के नाम से एक बुक पब्लिश करवाते हैं। लेकिन दोस्तों इन दोनों की दोस्ती और इन दोनों का जॉइंट वेंचर इतना स्ट्रांग था कि ये जो बुक पब्लिश करवाते हैं लैरिकल बैलेट, इसमें कोई पब्लिशर का नाम नहीं होता, राइटर का नाम नहीं होता, ना तो एसटी कॉलरिज का नाम होता है, ना ही विलियम वर्ड्सवर्थ का नाम होता है, और ये विदाउट एनी प्रीफेस के ये बुक पब्लिश होती है। तो दोस्तों इसके बारे में और मजीद आपको बताना चलूं कि इसमें 23 पोएम्स होती हैं लिरिकल बैलेट के अंदर टोटल, फर्स्ट बुक के अंदर, और जिसमें से 4 जो हैं वो एसटी कॉलरिज की पोयम होती हैं, जबकि 19 जो पोयम होती हैं वो विलियम वर्ड्सवर्थ की होती है। तो इस बुक की स्टार्ट में एसटी कॉलरिज की एक सबसे मोस्ट ऑफ द फेमस, जो कि स्टार एसटी कॉलरिज को बना देती है, द राइम ऑफ एंशिएंट मरीन होती है, एपिक पोयम। और जो एंड ऑफ पोयम होती है वो टाइटन एबे होती है, जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ को स्टार बना देती है रातों रात। इसके अलावा भी विलियम वर्ड्सवर्थ की और 2 पोयम बहुत ज्यादा मशहूर होती है, वी आर सेवन, द इडियट बॉय। साथ ही साथ दोस्तों आपको बताता चलूं कि लिरिकल बैलेट के पब्लिश होने के बाद विलियम वर्ड्सवर्थ 1800 के अंदर 2 साल के बाद इसका सेकंड एडिशन पब्लिश करवाते हैं। इसमें कुछ पोएम्स के वो नेम जो है वो चेंज कर देते हैं, और साथ ही साथ इसके अंदर लूसी गिरे पोएम्स को भी ऐड करते हैं। अच्छा दोस्तों आपको बताता चलूं कि लूसी गिरे और लूसी पोएम्स अलग अलग हैं। लूसी पोएम्स जो लिखी थी विलियम वर्ड्सवर्थ ने, वो 1798 टू 1801 के अंदर लिखी थी, जो कि जर्मनी के अंदर लिखी थी इन्होंने। तो दोस्तों लूसी पोयम जो लिखी थी विलियम वर्ड्सवर्थ ने, ये 5 पोयम है, और ये 5 पोयम इसी तरह के सीक्वेंस में आती है, आप उसको देख सकते हैं। तो दोस्तों लिरिकल बैलेट पब्लिक होने के बाद विलियम वर्ड्सवर्थ एक ड्रामा भी लिखते हैं जिसका नाम होता है द बॉर्डरर्स। ये एक ट्रेजेडी प्ले होता है, और ये किंग हेनरी थर्ड के ऊपर लिखते हैं, उनकी लाइफ की बायोग्राफी के ऊपर लिखते हैं। इस ड्रामे को वो लेके जाते हैं दोस्तों थिएटर के अंदर पब्लिश परफॉर्म करवाने के लिए, लेकिन जो मैनेजर होता है वो इसको मना कर देता है कि हम इसको परफॉर्म नहीं कर सकते, ठीक है ना। ये काफी वर्ड्स किस्म का ड्रामा होता है, वर्ड्स फॉर्म ऑफ पोएट्री फॉर्म में लिखा हुआ होता है, ये मतलब पोएट्री फॉर्म का ड्रामा लिखा हुआ होता है, तो इस वजह से वो उसको मना कर देता है कि हम इसको परफॉर्म नहीं कर सकते। तो दोस्तों ये वहां पे हिम्मत नहीं हारते, और एक मैनेजर की एडवाइस मान के चलते हैं। ये जब इसको पब्लिश नहीं करवाते, लेकिन ये इस ड्रामे को लिखने के 45 इयर्स के बाद पब्लिश करवाते हैं 1842 के अंदर। दोस्तों आपको बताता चलूं कि जब ये 1800 के अंदर सेकंड एडिशन अपना लिरिकल बैलेट का पब्लिश करवाते हैं, तो ये अपने नाम से पब्लिश करवाते हैं, और इस टाइम जो है इनकी एसटी कॉलरिज के साथ ताल्लुकात जो होते हैं वो कुछ अच्छे नहीं रहते। देन दोस्तों एयर आता है 1807, जब ये पोएम पब्लिश करवाते हैं, अपना एक और वॉल्यूम पब्लिश करवाते हैं, पोएम इन 2 वॉल्यूम के नाम से पब्लिश करवाते हैं। अच्छा दोस्तों अब ये वो टाइम होता है कि जब विलियम वर्ड्सवर्थ जो हैं वो इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी में नहीं होते, लेकिन लिमलाइट में ज़रूर होते हैं, तो यहाँ पे ये कुछ कुछ अपनी चीज़ें पब्लिश करवाते रहते हैं, जिस तरह
14 के अंदर ये पब्लिश करवाते हैं द एक्सकर्जन नाम से। देन 1850 के अंदर द फैथ ऑफ द नॉर्टन्स आती है। फिर 1890 के अंदर पीटर बेल आती है और 1822 के अंदर सोनेट्स आती है। तो ये इनकी है दोस्तों। विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में आपको एक बात बताता चलूं कि विलियम वर्ड्सवर्थ को अगर हम बात करें कि इनको द फादर ऑफ रोमांटिक पोइट क्यों कहा जाता है, तो इनके काम की वजह से कहा जाता है दोस्तों। इस इंसान ने, विलियम वर्ड्सवर्थ ने 523 सोनेट्स को पब्लिश किया, जबकि 387 डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोएम्स को इन्होंने पब्लिश करवाया। तो इतना वर्क इन्होंने किया इंग्लिश लिटरेचर के अंदर, दैट्स व्हाई वी कॉल इट ही इज द फादर ऑफ रोमांटिक पोइट्री इन इंग्लिश लिटरेचर। दोस्तों मैं आपको बताता चलूं कि इन्होंने अपनी लाइफ की बायोग्राफी जो है वो खुद लिखी थी, और द प्रील्यूड के नाम से 14 बुक्स के अंदर इन्होंने लिखी थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन्होंने नहीं, इनकी डेथ के बाद इनकी वाइफ ने पब्लिश करवाई थी। 1850 के अंदर पब्लिश हुई थी, और इसके अंदर इन्होंने बताया था कि ग्रोथ ऑफ पॉलिटिक माइंड एंड सोल, किस तरह एक पोइटिक माइंड और सोल जो है वो ग्रोथ करता है। तो दोस्तों प्रील्यूड के बारे में आपको बताते चलूं कि बुक 1 और 2 के अंदर इन्होंने अपने बचपन की बातें करी हैं। बुक 1 के अंदर इन्होंने बताया 10 0 टू 10 ईयर्स के बारे में, किस तरह ये लेक डिस्ट्रिक्ट के अंदर बोटिंग किया करते थे, पहाड़ों पे जाया करते थे, घूमा फिरा करते थे। बुक 2 के अंदर इन्होंने 10 टू 17 ईयर्स के बारे में अपनी लाइफ का बताया। बुक 3 के अंदर दोस्तों इन्होंने बताया अपने कैम्ब्रिज के एक्सपीरियंस के बारे में, जहाँ पे ये कहते हैं कि मैं कोई फिलोसफर नहीं बनना चाहता था उस टाइम पे। और बुक 4 में ये अपने समर वेकेशंस के बारे में बताते हैं, जहाँ पे ये अपने कुछ पुराने दोस्तों के साथ मिलते हैं। बुक 5 के अंदर ये बताते हैं कि इन्होंने रीडिंग बुक्स करना शुरू कर दी थी, ऑथर्स के अंदर इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया था, और इन्होंने शेक्सपियर, मिल्टन, स्पेंसर को पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। बुक 7 में दोस्तों ये अपनी यूनिवर्सिटी की डल लाइफ के बारे में बताते हैं, जहाँ पे ये अकेला अकेलापन महसूस करते थे और ये नेचर को बहुत मिस किया करते थे। बुक 7 के अंदर ये लंदन के अपने डल लाइफ को बताते हैं दोस्तों। और बुक 8 के अंदर दोस्तों ये विलियम वर्ड्सवर्थ जो है वो चाइल्डहुड टू मेच्योरिटी लाइफ का सर्वे करते हैं। बुक 9 और 10 के अंदर ये अपने फ्रांस के एक्सपीरियंस को बताते हैं। बुक 11 के अंदर ये अपने क्राइसिस को बताते हैं। और बुक 12, 13 एंड 14 के अंदर बताते हैं कि हाउ टू स्टार्ट रोमांटिक एज विद डोरोटी एंड एस.टी. कॉलरिज के साथ इन्होंने किस तरह से अपनी स्टार्टअप लिया था रोमांटिक एज का, डोरोटी और एस.टी. कॉलरिज के साथ। दोस्तों फिर एयर आता है 1842, जब गवर्नमेंट की तरफ से इनकी पेंशन बांधी जाती है। इनकी पेंशन इनको पर ईयर इनको मिलना शुरू होती है। 300 यूरोज इनको पर ईयर मिलना शुरू हो जाते हैं। ये इनकी लाइफ थी। साथ ही साथ दोस्तों एक वक्त आता है 1843 के अंदर, जब इनको पोइट लॉरिएट बना दिया जाता है इंग्लैंड का। पोइट लॉरिएट दोस्तों क्या है, क्यों है, और ये कौन कौन लोग होते हैं, कब ये कब से कब तक रहे, कौन फर्स्ट पोइट ऑफ लॉरिएट था, कौन लास्ट पोइट ऑफ लॉरिएट है, इसके ऊपर एक कंप्लीट वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल द सलमान अकेडमी में अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप जाके वहां से देख सकते हैं। रॉबर्ट साउथ थे जो थे वो इनसे पहले पोइट लॉरिएट थे, और उनकी डेथ के बाद जो है वो इनको विलियम वर्ड्सवर्थ को पोइट लॉरिएट बना दिया जाता है। पहले तो ये स्टार्टिंग में मना कर देते हैं कि नहीं, मैं नहीं बनना चाहता क्योंकि मेरी एज हो चुकी है, लेकिन उस वक्त की जो प्राइम मिनिस्टर थे रॉबर्ट पील, वो इनको समझाते हैं और इनको ये पोइट लॉरिएट बन जाते हैं टिल अपनी डेथ तक। तो दोस्तों ये विलियम वर्ड्सवर्थ का जो है वो एक ऑटोबायोग्राफी कह लें इसको, ये एक इनका कंप्लीट लेक्चर कह लें विलियम वर्ड्सवर्थ का। उम्मीद है आपको प्रीवियस वर्क की तरह पसंद आया होगा। मजीद वीडियोस के लिए द सलमान अकेडमी वी आर ट्राइंग टू मेक एजुकेशन ईजियर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें।